Hello students, how are you? I hope your study is going well. Today we will discuss that's called the Sale of Goods Act 1930. बहुत प्यारा एक्ट है बच्चों, बहुत इजी एक्ट है और चुटकियों में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई जब कोई एक्ट बात करते हैं ना, तो हमेशा उस एक्ट का हमेशा पर्पस जान लेना चाहिए कि उसमें किस चीज़ के बारे में बातें की गई है। तो बच्चों दैट्स कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो आप जहाँ पर पहले इस एक्ट का हम पर्पस जान लेते हैं, पर्पस क्या है। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्ट से पहले जितने भी वर्ड आपके होते हैं ना, वो हमेशा इसका पर्पस वो करता है कि इस एक्ट में किस चीज़ के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों नाम से पता चल रहा है, दैट्स कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स। तो बच्चों यहाँ पर गुड्स बेचने की बातें की जाएंगी, मतलब मैं इससे बाहर बिल्कुल भी बातें नहीं करूंगा। मतलब गुड्स, एक पर्सन सेलर है, एक पर्सन बायर है और सेलर बायर को गुड्स सेल कर रहा है। बस आज बच्चों हम इसी चीज के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। एक सेलर जब बायर को गुड्स बेचता है तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है, क्या क्या चीजें वहां पर आती है। तो बच्चों दैट्स कॉल्ड, तो इस एक्ट का अगर मैं ऑब्जेक्ट शो करता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो सिंपल थिंग है जी, एक गुड्स को हमें बेचना है और वो किस तरीके से बेचना है वो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों जब हम गुड्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे ना, एवरीथिंग विल बी कवर। आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे कवर होंगे कि सर सेलर कौन होगा, बायर कौन होगा, गुड्स किसको कहेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बच्चों। ठीक है, तो सब चीजें हम यहाँ पे बच्चों कवर करने वाले हैं जो चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले बच्चों मैं एक मेगा डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा। उस डायग्राम से ना हम इस चैप्टर का पूरा बेस समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, तो इसमें जो आपकी मैंने यूनिट नंबर 1 आपको दी गई है ना बच्चों, पे जो बेसिक ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ सेल जो दिया गया है, ये आपका ऑटोमेटिकली आप मान के चलो 80% कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डायग्राम करवा दिया और सब कुछ भूल गया जी, नहीं। आपको डायग्राम सिर्फ एक बेस तैयार करने के लिए है कि कैसे क्या क्या चीजें आप वहां पे कवर करने वाले हो, क्या क्या चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। और पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पर्पस समझते हैं कि सेल ऑफ गुड्स है क्या एक्चुअल में। कि गुड्स तो हमने बता दिया कि भाई गुड्स बेचने का काम है, लेकिन पूरी स्टोरी क्या है बच्चों, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों नाम से जैसे मैंने कहा सेल ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियस है दो पार्टी की मैं बात करूंगा यहाँ पे। दो पार्टी कौन कौन होंगी बच्चों यहाँ पे? पहली पार्टी होगी बायर या सेलर, कोई भी ले सकते हो। मान लो जी मैंने पर्सन ले लिया जी मिस्टर एक्स। और सेकंड पार्टी बच्चों मैं ले लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड द मिस्टर वाई। तो दो पार्टी बच्चों आपके सामने में ले ली। मिस्टर एक्स को बच्चों मैं ले लेता हूँ, ये है सेलर जो गुड्स को बेच रहा है, और वाई इज द बायर जो गुड्स खरीद रहा है। ठीक है, और बच्चों मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? मिस्टर एक्स वाई को कुछ गुड्स सोल्ड कर रहा है, गुड्स सॉल्ड गुड्स। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे वन बाय वन अगर वर्क को लेता हूँ, वैसे तो आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मीनिंग ले लेता हूँ। तो बच्चों जो ये गुड्स सेल यहाँ पर किया जा रहा है ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना, यहाँ मैं इस एक्ट के अंदर सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात करूंगा, मैं इमूवेबल गुड्स की बात नहीं करूंगा। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे कि जो यहाँ पे गुड्स की बात की गई है, वो सिर्फ कौन से गुड्स की बात की गई है? मूवेबल गुड्स की बात की गई है, इमूवेबल गुड्स की बात नहीं की गई है। तो सिंपल थिंग बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कौन बेच रहा है? पे सेलर सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? बायर को सेल कर रहा है। अब जो एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना कि जो वो सेल कर रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यस, ऑब्वियस है कि यहाँ पे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो उसका बच्चों है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वहां पे किया जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है, अब बच्चों ध्यान सुनो पॉइंट। अब दो चीज हो सकती है। पहले एक पॉइंट ध्यान सुनो यहाँ पे, मेरे पास सपोज आई एम द सेलर, यू आर द बायर, और मेरे पास कोई गुड्स था और मैं आपको सेल करूं। इसका मतलब क्या है? मेरे पास पहले उस गुड्स की ओनरशिप थी, अब वो ओनरशिप मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। वर्ड पर यही होगा ना कि भाई सेल करना कोई क्या मतलब हो गया कि किसी पर्सन को अपने गुड्स की ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, तभी तो होगा ना। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और सेल में अगर मैं वर्ड लेता हूं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ बच्चों ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है। ट्रांसफर ओनरशिप, तो वहां पे बच्चों ओनरशिप वहां पे ट्रांसफर की जा रही है। और बच्चों जब ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी इस चीज के रिगार्डिंग जो हम बात कर रहे हैं, तो पहले बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की रिगार्डिंग बात करते हैं, फिर ओनरशिप पे आऊंगा मैं। तो दो पॉइंट आपको पहले बताऊंगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताता हूँ, फिर ओनरशिप के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ओनरशिप कैसे कैसे ट्रांसफर की जाती है।
ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट सेल की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो चीज हो सकती हैं। मैं एक किराने की शॉप पे गया, मैंने कहा जी मुझे ना 1 kg शुगर चाहिए। उसने मुझे शुगर दिया, मैंने उसको पैसे दिए, काम खत्म। मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, मैंने इमीडिएटली ही गुड्स की ओनरशिप अपने हाथ में ले ली। सेलर ने गुड्स की ओनरशिप मुझे ऑन द स्पॉट दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान सुनो बच्चों यहाँ पे, मैं एक फर्नीचर की शॉप पे गया, मैंने कहा जी मुझे ना एक सोफा सेट बनवाना है। उसने कहा ठीक है जी 10 दिन में बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी बना देना। क्या मैं गुड्स की ओनरशिप लेके आ गया? जी नहीं, अभी गुड्स बनेगा, फिर आपके पास आएगा। तो दैट्स कॉल, तो गुड्स कितने टाइम में आपके पास आएगा बच्चों यहाँ पे? 10 दिन के बाद गुड्स आपके पास आएगा। तो मतलब दो चीजें बच्चों यहाँ पे क्या हो सकती हैं, या तो सेल अभी इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर सेल हो सकता है फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट अभी किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्टिंग में करके आ गया ना कि सोफा सेट मुझे चाहिए, उसने बस ये कहा कि 10 दिन के बाद आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। चौथा पॉइंट, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट और सेल में दो चीजें आपकी हो सकती है यहाँ पे, कि या तो गुड्स अभी इमीडिएटली ट्रांसफर किया जा रहा है, गुड्स अभी इमीडिएटली ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर बच्चों गुड्स को फ्यूचर में ट्रांसफर करने की बातें की जा रही है, भी फ्यूचर में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, और बच्चों याद रखना कॉन्ट्रैक्ट और सेल में ये दोनों चीजें अलाउड हैं, कि भाई ठीक है या तो अभी इमीडिएटली दे दो। बस इसे बच्चों याद रखना, जो यहाँ पे नाम लिया गया, इस इमीडिएटली को ये जो यहाँ पे लिया गया, दिस इज कॉल्ड द सेल। उसका क्या बोलेंगे बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों फ्यूचर में देने की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ भी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इसका वर्ड दिया गया बच्चों यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल। तो दैट्स मीन बच्चों यहाँ पर, कि जो आपका ये एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर एग्रीमेंट मतलब कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, ये आपका 2 टाइप्स का होता है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों यहाँ पे? नंबर 1 दैट द सेल, एंड नंबर 2 एग्रीमेंट टू सेल। और पॉइंट बच्चों यहाँ पर समझ में आया पॉइंट आपको, कि भाई या तो उसको इमीडिएटली सेल किया जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जब मैं सेलर की डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात करूंगा, तो यहाँ भी मैंने ये अभी आपको सेलर की डेफिनेशन अभी तक क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन पे डिपेंड था, कि पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में मैंने दो चीज आपको बताई, कि या तो वो सेल किया जा रहा है, या फिर वो एग्रीमेंट टू सेल किया जा रहा है। यस सर, समझ में आ गया जी। ठीक है जी, और बच्चों यहाँ पर अगर हम सेलर की डेफिनेशन देखते हैं, देखो सेलर की डेफिनेशन क्या दी गई है, सेलर मीन्स एनी पर्सन। सेलर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है बच्चों, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लीगल पर्सन होना चाहिए। तो सेलर मीन्स एनी पर्सन हु सेल और एग्रीज टू सेल। आई होप बच्चों आपको वर्ड समझ में आ गया होगा, कि हु सेल और एग्रीज टू सेल। तो दैट्स मीन हु सेल, मतलब जो इमीडिएटली सेल कर रहा है, एग्रीज टू सेल जो फ्यूचर में बातें कर रहा है कि हम फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे, उसको भी यहाँ पर सेलर माना जाएगा। अब सेम थिंग बच्चों यहाँ पे अगर मैं बायर की डेफिनेशन देखता हूँ, तो यहाँ भी सेम डेफिनेशन आएगी, कि बायर मीन्स एनी पर्सन हु बायस और एग्रीज टू बाय। एग्रीज टू बाय, दैट्स द पॉइंट बच्चों यहाँ पर, कि सेलर कौन है, बायर कौन है। तो बच्चों यहाँ पर ये वर्ड जो याद रखना, हु बाय और एग्रीज टू बाय, मतलब अगर वो अभी इमीडिएटली लेके आ रहा है तो बाय, और अगर वो कह रहा है जी फ्यूचर में मैं खरीद लूंगा, दैट्स कॉल्ड द एग्रीज टू बाय बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज बच्चों यहाँ पे जो दी गई ना, यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे, नोट्स में आपको सब कुछ दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपको एक बेसिक समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या क्या चीज हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने तो क्या क्या बताया, कि सेलर बायर को गुड्स देगा, गुड्स सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, और इसमें गुड्स मूवेबल जो प्रॉपर्टी होगा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। सेल दो तरह का हो सकता है, या तो अभी इमीडिएटली कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द सेल, अगर फ्यूचर में बातें कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है जी बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा, कि चाहे वो सेल करे, चाहे बाद में वो एग्रीमेंट टू सेल सेल करे, तो अल्टीमेटली वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर वो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है बच्चों। यहाँ पर ओनरशिप यहाँ पर गुड्स की बच्चों ट्रांसफर की जा रही है, और उस चीज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बच्चों आपको पता है जी ओनरशिप ऑब्वियस है, जब सेल किया जाता है तो ओनरशिप तो ट्रांसफर होगी ना बच्चों। यहाँ पे ना एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आप इसको ओनरशिप भी कह सकते हैं यहाँ पे, आप इसको टाइटल भी कह सकते हैं यहाँ पर, आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर राइट भी कह सकते हो।
मतलब आपको जो मैक्सिमम जगह पे ना वर्ड वहां पे ओनरशिप वर्ड नहीं मिलेगा, आपको वहां पे मिलेगा और प्रॉपर्टी कि उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। तो बच्चों प्रॉपर्टी का मतलब याद रखना, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब ये मतलब ना कि इमोल प्रॉपर्टी बिल्डिंग बिल्डिंग की बात की जा रही है, जी नहीं। प्रॉपर्टी की बात का मतलब क्या है, ओनरशिप, कि जो गुड्स बेचा जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। प्रॉपर्टी मतलब उसकी ओनरशिप, टाइटल, राइट, कुछ भी आप कह सकते हो, जहाँ पे वो वहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे आपको वर्ड जो मिलेगा ना, आगे कई जगह आपको वर्ड मिलेगा दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी, कुछ जगह वर्ड आपको मिलेगा टाइटल, कुछ जगह आपको वर्ड मिलेगा ओनरशिप। तो इनमें कोई चेंज नहीं है, सेल ऑफ गुड्स में कहीं भी कुछ भी आपको मिले ना, तो आपको यही वर्ड आपको मान के चलना है कि सबका मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल आपका सेम रहेगा जो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलो आप यहाँ पे तो प्रॉपर्टी और इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। बच्चों यहाँ पे याद रखना, इन्होंने एज पर सेल ऑफ गुड्स कहा कि दो तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ली गई दैट्स कॉल्ड द जर्नल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। जर्नल प्रॉपर्टी समय हमेशा जब भी कोई डेफिनेशन आती है ना, तो हमेशा जर्नल वे तो हमेशा आपको मिलता ही मिलता है, लॉ में कभी देखना। और जो दूसरा बच्चा यहाँ पे लिया गया दैट्स कॉल्ड द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये क्या है, क्या ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल से डिफरेंट है? जी नहीं, वो अलग था, वो पॉइंट हो गया आपका, सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात हो गई। यहाँ बच्चों हम जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका मीनिंग देखते हैं और फिर आपको बताऊंगा ये यहाँ पे ऐसे क्यों डिवाइड करके आपको बताया गया। ठीक है, तो जिसमें बच्चों सबसे पहले जो जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स लिया गया, सिंपल थिंग है, जनरल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, जो स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट, विच इज नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। जो स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स नहीं है उसको जनरल कहेंगे। तो सर हमें समझ में आ गया, स्पेशल किसको कहेंगे, जो जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स नहीं है। नहीं बच्चों, कुछ तो डिफाइन कर दो। जनरल में लिख रहे हो स्पेशल नहीं है, स्पेशल में लिखना चाहते हो जनरल नहीं है, ये तो भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक जगह जब हमने लिख दिया दूसरे तो डिफाइन करोगे ना अच्छे से। तो बच्चों चलो आओ, तो स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स देखते हैं स्पेशल किसको कहा गया। तो बच्चों स्पेशल कहा जाता है जिसमें सिर्फ ओनली एक केस आपको लिया जाएगा ना, ओनली वन केस, उसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गॉड्स, ओनली वन केस। और बच्चों वो केस कौन सा आएगा, दैट्स कॉल्ड प्लेज। ये क्या आ गया सर, ये प्लेज क्या होता है? तो बच्चों प्लेज अगर मैं हिंदी में इसकी बात करता हूं तो हिंदी में इसको कहा जाता है गिरवी रखना। गिरवी रखना, ठीक है, कि कोई चीज गिरवी रखते हैं। और वैसे गिरवी कब रखते हैं बच्चों यहाँ पे, जब कहीं पे हम लोन लेते हैं ना बच्चों यहाँ पे, तो जहां पे हम गुड्स को गिरवी रखने का काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्लेज, उसको प्लेज यहाँ पे कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं प्लेज के रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो मान लो जी एक पर्सन है ए और सेकंड पर्सन है बी। बी के पास बच्चों कुछ गोल्ड रखा हुआ था। बच्चों गोल्ड कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस है बच्चों, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, बात की थी हमने। तो बच्चों बी ने क्या किया, बी ने ए को लोन दिया, क्लियर, और लोन के बदले में ए कहता है ठीक है जी, मतलब ए बी को बच्चों पे क्रेडिटर, ए इज द डेटर, लोन दिया है ना उसने, तो वो क्रेडिटर हो गया बच्चों पे। तो दैट्स कॉल, तो बच्चों ए ने कहा, क्या कहा, ए ने कहा कि सर ये लीजिए गोल्ड, और अगर मैं लोन की रीपेमेंट ना करूँ ना, तो आप मेरी इस गोल्ड को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेना। पी के पास बच्चों गोल्ड आ गया, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी आ गया। तो बच्चों याद रखना, जब कोई चीज एज ए सिक्योरिटी रहती है ना, दिस इज कॉल्ड द प्लेज, प्लेज। और बच्चों इस केस में यहाँ पे जब प्लेज आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, गुड सब किसके पास आ गया बच्चों, बी के पास आ गया। लेकिन ये जर्नल नहीं है, इसको केस लिया गया, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। जो बी के पास जो राइट आया है, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, उसको यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अब मेन बस याद रखना, मैं जो आपको बता चुका हूं कि सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स में सिर्फ एक केस आपका आएगा, दैट्स कॉल्ड द प्लेज, सिर्फ प्लेज इसके अंदर आएगा। इसके अलावा कोई भी केस आपका इसके अंदर नहीं बनेगा जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो दैट्स मीन, तो बच्चों
दोनों मीनिंग हमने पढ़ लिए। जनरल किसको बोलेंगे, स्पेशल किसको बोलेंगे। अब बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, वो सिर्फ जर्नल प्रॉपर्टी इन द गुड्स को डील करता है, सिर्फ इसको डील करेगा बच्चों। यहाँ पे ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट को डील नहीं करता। तो इसका मतलब अगर कहीं पे प्लेज वाला गुड्स बेचने की कोशिश की जाएगी तो बच्चों वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अब समझ में आया बच्चों यहाँ पे कि जर्नल स्पेशल और स्पेशल का हमने अलग से मीनिंग क्यों पढ़ा। तो दैट्स मीन बच्चों यहाँ पे वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, यहाँ पे इसका एक नोट लिख लें। तो दैट्स मीन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स ओनली विद जर्नल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। वो सिर्फ जर्नल प्रॉपर्टी इन द गुड्स के रिगार्डिंग बच्चों करेगा, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, यहां तक बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट। तो आओ एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, क्योंकि बच्चों इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस है, तो ये डायग्राम आपको पूरा समझ में आना चाहिए इसमें किस किस चीज के रिगार्डिंग बात की गई है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब यहाँ पे गुड्स को सेल किया जाएगा तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सेल किया जा रहा है, सेल होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा, बट अल्टीमेटली वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है। ओनरशिप दो तरह की बात की, जर्नल एंड स्पेशल। ओनरशिप कह दो या प्रॉपर्टी कह दो, बात तो एक ही थी। तो बच्चों जर्नल प्रॉपर्टी द गुड्स एंड द स्पेशल प्रॉपर्टी द गुड्स, स्पेशल में क्या होता है, ओनली वन केस दैट इज द प्लेज। ठीक है, और बाकी जितने केस होंगे वो सब आपके जर्नल में आएंगे जहां भी मूवेबल प्रॉपर्टी गए ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही थी। ठीक है, अब बच्चों इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना सिर्फ हम किसको कवर करेंगे, दैट्स को द जर्नल प्रॉपर्टी इन द गुड्स को कवर करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स को कवर नहीं करेंगे। बच्चों यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट, जो यहाँ पे आपकी बात हो चुकी है। अब बच्चों आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पे एक पर्सन की रिगार्डिंग में बात करते हैं, मिस्टर वाई की तरफ से। तो एक्स की तरफ से कर दिया ना, ओनरशिप दे दी जी, गुड्स दे दिया जी, प्रॉपर्टी दे दी जी, सब कुछ कर दिया जी, है ना। अब बच्चों बात करेंगे वाई की तरफ से। अब भाई साहब वाई जी पैसे दो ना, पैसे, आपने गुड्स लिया है, पैसे देने पड़ेंगे, मनी। ऑब्वियस है, भाई कहता है अच्छा अच्छा पैसे देने पड़ेंगे, ये लो जी कंसिडरेशन दे देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वाई जो ये गुड्स का अमाउंट पे कर रहा है ना, उसको यहाँ पे बोला जाता है दिस इज द प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड्स। तो वाइस के मतलब जो क्या पे करेगा, गुड्स का प्राइस पे करेगा। अब बच्चों यहाँ पे ना वो प्राइस किस तरीके से पे कर रहा है, या वो कहता है कि सर ना आप पूरा 100% मैं आपको इसके बदले गुड्स दे देता हूँ 100% इन द काइंड। एक तो ऑप्शन ये हो गया जी 100% काइंड दे रहे हैं, और या फिर सर एक काम करो, आप ना 100% मनी ले लो, कैश देता हूँ मैं आपको, कैश। अच्छा जी ठीक है जी, तो कैश दे रहे हो बच्चों यहाँ पे। या फिर बच्चों वो कह रहा है कि सर एक काम करो, आप पार्टली मनी ले लो, पार्टली मैं आपको इसके बदले गुड्स दे देता हूँ, पार्टली गुड्स। जैसे कई बार होता है ना बच्चों, हम गुड्स एक्सचेंज करवाते हैं, तो वो एक्सचेंज रेट लगा देता है, मतलब गुड्स के बदले हमने गुड्स भी दे दिया और प्लस कुछ वो पैसे भी ले लेता है, तो किस में आ जाएगा वो, पार्टली इन मनी एंड द पार्टली इन गुड्स। तो मैंने बच्चों तीन ऑप्शन आपके सामने लिए है कि प्राइस पे करने के तीन ऑप्शन यहाँ पे रख दिए गए। पहला ऑप्शन, या तो गुड्स के बदले पूरा गुड्स दिया जा रहा है, या फिर गुड्स के बदले पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर आधा गुड्स दिया जा रहा है और आधा मनी दी जा रही है उसको। तो बच्चों देखो सेल ऑफ गुड्स क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स कहता है जी 100% काइंड अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब बच्चों याद है ये 100% काइंड का मतलब तो कौन सा सिस्टम हो गया, बार्टर सिस्टम। और इंडिया में बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो दैट्स मीन तो बच्चों यहाँ पर वो 100% इन द काइंड कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे या तो 100% इन द मनी होगा, या फिर वो पार्टली इन मनी एंड द पार्टली इन गुड्स होगा। और पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो प्राइस याद रखना बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बार्टर सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, और इसको हम यहाँ पर गुड्स के बदले पूरा का पूरा 100% गुड्स नहीं हो सकता। बट मैं बार बार जो बोल रहा हूँ यहाँ पे पार्टली हो सकता है, पार्टली इन गुड्स दे दो, पार्टली इन मनी दे दो, आपको अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे इसके रिगार्डिंग लिखना चाहो लिख सकते हो कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट डील विद बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो उस चीज के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पे डील नहीं किया जाता, तो उसके लिए साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया गया है। दैट्स योर पॉइंट। तो बच्चों ये था एक बेसिक जो इसमें आपको बताया गया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या चीजें आपके आने वाली हैं।
ठीक है। अब बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर हम देखें तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर ये सारा कुछ मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका आता था, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है कि एक्स है, दो पार्टी हैं, कंसिडरेशन दिया जा रहा है, गुड्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे गुड्स जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, जो इसेंशियल्स ऑफ द जनरल कॉन्ट्रैक्ट होते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या वो भी फॉलो होंगे नहीं होंगे? तो बच्चों वो भी तो ऑब्वियसली फॉलो करने पड़ेंगे ना, कि यहाँ पर ऑफर भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ यहाँ पे ले ली गई। अब आपके माइंड में आ रहा सर ये बीच में ना सेल और गुडसेट के बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आ गया भाई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से इसके अंदर अब हम बातें कर रहे हैं? तो बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बातें क्यों कर रहे हैं अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। पहले मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, और बच्चों जल्दी से इसको नोट करो आप फास्ट। ठीक है, जल्दी इसका बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जिससे आप इसको नोट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा, तो बच्चों सेम थिंग अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था। तो इसका 1930 से पहले, क्या 1930 से पहले गुड्स नहीं बेचा जाता था? तो तब भी सेल किया जाता था। लेकिन 1930 से पहले बच्चों सब सेल ऑफ गुड्स था ही नहीं, तो फिर कौन सा एक्ट वहां पे एप्लीकेबल होता था? तो बच्चों वहां पे ना जो एक्ट एप्लीकेबल होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वहां पर एप्लीकेबल होता था। ठीक है, तो मतलब बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बच्चों एनफोर्समेंट में आया था 1 सितंबर 1872 में आया था। और बच्चों इस एक्ट में जब ये आया था ना 1 सितंबर 1872 को, तो इसके अंदर सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 सेक्शन, मतलब ये किस चीज के सेक्शन ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 70 से 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन ले रहा हूँ। और ये बच्चों जो डील करते थे वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से डील करते थे। मैं बच्चों पूरा डायग्राम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पूरा डायग्राम तो आप वहां पे ले सकते हो, सॉरी एक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये बच्चों जो डील करते थे वो 76 टू 123 सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील करते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्ट थे वो मैंने को बताया उसमें कौन किससे क्या डील करता था। मेन बस मैं यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों पहले जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि अरे बहुत हैवी एक्ट हो गया है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बातें भी हो रही हैं, इसमें गुड्स की बातें भी हो रही हैं बच्चों, उसके अंदर आप देखोगे ना तो उसमें पार्टनरशिप की बातें भी हो रही थी, तो मतलब बहुत हैवी एक्ट उन्होंने बन गया था। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, तो बच्चों उन्होंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, और ये बच्चों रिमूव किया गया 1 जुलाई 1930 को। मतलब बच्चों 1930 से पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कवर हुआ, 1930 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये अलग से पोर्शन उठाया और इसको एक इंडिपेंडेंट बना दिया। इंडिपेंडेंट मतलब कि भाई अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, इसको एक अलग से नए सेपरेट एक्ट को जाना जाएगा। और बच्चों इस नए सेपरेट एक्ट का नाम बता दिया गया द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बच्चों ये एक्ट का नाम इंडिया में बना दिया गया। अब आप कह रहे हो सर ये क्या मजाक है, ये इंडियन वर्ड कहाँ से आ गया, इंडियन वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मैं इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ आपकी आई है। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, फिर उसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ गया। बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या इसमें 76 से स्टार्ट होगा? नहीं बच्चे, यहाँ पे एक नया एक्ट बन चुका है, तो ये आपका सेक्शन 1 से ही स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल एक अलग एक्ट हो गया है। ठीक है ना, अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खत्म हो चुका है, अब यहाँ से हम इसको नया एक्ट फॉलो कर रहे हैं। और बच्चों इसके बाद अगली स्टोरी ध्यान सुनना, 22 सितंबर 1963 को ये जो वर्ड था ना बच्चों इंडियन, इसको भी यहां से रिमूव कर दिया गया। और रिमूव करके मतलब एक्ट को रिमूव नहीं किया बच्चों, यहाँ पे एक्ट के नाम में चेंज कर दिया, उसके अंदर के कंटेंट में चेंज नहीं किया, उसके सिर्फ नाम में चेंज कर दिया। बस क्या चेंज किया बच्चों, यहाँ पे वहां पे इंडियन वर्ड को हटा दिया। और बच्चों आज के टाइम में इसका नाम देखा जाए द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आप फॉलो करते हो। तो बच्चों इसका जन्म किस एक्ट के अंदर हुआ, तो बच्चों इसका जन्म हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर।
तो ये इंडियन कॉन्टेंट की कुछ चीजें सीख के तो आएगा ना, यस कुछ चीजें सीख के आया ये। इसने सीखा कि भाई इंडियन कॉन्टेंट की चीजें को फॉलो करना चाहिए, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। इसलिए मैंने वहां पे लिखा बच्चों, गुड सेल करोगे तो एक्स्ट्रा कंडीशन तो थी, क्वांटिटी ऑफ सेल, ट्रांसफर ओनरशिप, वो तो है ही। साथ में उसने यहाँ पे क्या कहा कि भाई साहब जो कॉन्ट्रैक्ट की जनरल टर्म्स हैं वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस कंसेशन वो तो चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों मैंने वहां पे आपको वर्ड क्या लिखा कि भाई इसेंशियल्स तो आप फॉलो करोगे ही करोगे जो वहां पे आपको बताए गए हैं। है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ये था जी बेसिक कि भी इसमें क्या क्या चीजें आपकी कवर की गई है। और बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये तो आपको पता चल गया है कि एनफोर्समेंट में कब आया था ये, तो बच्चों ये 1 जुलाई 1930 से आया था, नंबर 1 पॉइंट। और बच्चों ये जो एक्ट है ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है बच्चों, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, वॉल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। पहले था बच्चों ये कि इसमें आता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर आता था, लेकिन जैसे बच्चों 370 सेक्शन जैसे रिमूव किया गया, अब नाउ पूरे इंडिया में एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, इवन इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों ये मैंने एक बेसिक आपको बता दिया है, और अब आपको अगर ये पूरी चीजें समझ में आ गई तो मान के चलो यूनिट नंबर 1 को आपने बच्चों इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डायग्राम के थ्रू ना मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। इस बच्चों सबसे पहले आप क्या क्या इस एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हो बच्चों, इस एक्ट के अंदर सबसे पहले तो यही चीज आपको बताई गई है कि इसका पूरा बेसिक कॉन्टेंट ऑफ सेल का क्या होता है, और ये बस जो मैंने लिखा ना बच्चों इसी को ही बेसिक कहते हैं। बस इसी को वन बाय वन आप डिफाइन करता चला जाएगा, जैसे लाइक बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, एजेंट क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ठीक है, बेलमेंट क्या होता है, मतलब प्राइस क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स आपको इसके अंदर लेके चलेगा। ठीक है जी। सेकंड वन जो यहाँ पे लिया गया, एक बिल्कुल न्यू टॉपिक लिया जाएगा यूनिट नंबर 2 में, कंडीशंस एंड द वारंटीज। अभी नाम नहीं बताऊंगा क्या है, जब आएगा डिटेल में आप पढ़ोगे। लेकिन बच्चों यूनिट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, ओनरशिप कब मानोगे ट्रांसफर हो गए, गुड्स साथ में लेके आ गए तो कब, एग्रीमेंट टू सेल है तो कब। तो बच्चों वो टॉपिक बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, एग्रीमेंट टू सेल जो उसके अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, एंड लास्ट में वहाँ पे अगर प्राइस पे नहीं किया, सेलर कह रहा है जी मेरा पैसे नहीं दिए, मुझसे गुड्स ले गए, पैसे नहीं दे रहे ये, उसको क्या बोलेंगे बच्चों पे, अनपेड सेलर। अब वो अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा। ठीक है, तो बस यही चीज बच्चों मैंने कहा ना, यहाँ पे वन बाय वन आपको सारी चीज यहाँ पे डिफाइन करता चलेगा, और उसे के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको बच्चों इसका बेसिक समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज यहाँ पे कवर कर रहा है, क्या क्या चीज के अंदर आपको बता रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या चीज आपको बताई गई है। तो बच्चों इस चैप्टर में देखोगे ना, तो इसमें इस चैप्टर में टोटल मैंने इस चैप्टर को टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। इसमें बच्चों फर्स्ट वन जो दिया गया है दैट्स कॉल्ड द यूनिट नंबर 1, बेसिक ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो इस चीज के रिगार्डिंग बच्चों भी हम बात करने वाले हैं। फिर बच्चों यूनिट नंबर 2 मैंने को क्या बताया, कंडीशन वारंटीज आएगा। अभी मैं कोई डिस्कस नहीं करूं, मैंने कहा ना जब ये टॉपिक आएगा तो डिटेल में ऑटोमेटिकली मैं आपको बताऊंगा। तीसरा बच्चों जो आता है ना, देखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आ गया ना वर्ड बच्चों, ओनरशिप दैट्स कॉल्ड द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 बच्चों किसकी बात करेंगे हम, दैट्स कॉल्ड द अनपेड सेलर। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा, इसको वन वन करेंगे। ठीक है, कि जब गुड्स को वहाँ पे सेल किया जाएगा तो इसी रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो बच्चों आओ यूनिट नंबर 1 में हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, और आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा बच्चों बेसिक यहाँ पे कवर किया है जो आपको बताया गया है। तो जो टिल 1930 उससे तक क्या था, ये सेल ऑफ गुड्स अगर आप करते थे, परचेज करते थे, गुड्स को बेचते थे, तो ये कहाँ पे बच्चों कवर होता था, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता था। किस सेक्शन में बच्चों कवर होता था, ये सेक्शन 76 से लेकर 123 में कवर होता था। लेकिन बाद में बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया। रिपील होता है बच्चों यहाँ पे रिमूव्ड, तो बच्चों उसको रिमूव कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, और एक नया एक्ट वहां पे बना दिया गया बच्चों, सेपरेट एक्ट वहां पे बना दिया गया। किस नाम से बनाया गया बच्चों, यहाँ पे द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वहां पे बनाया गया। और बच्चों ये कब से एनफोर्समेंट में आया था, ये 1 जुलाई 1930 से एनफोर्समेंट में लाया गया था एक नया एक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब इसके बच्चों यहाँ पे फिर बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 22 सितंबर 1963 को जो इंडियन वर्ड था उस वर्ड को रिमूव कर दिया, क्योंकि बच्चों ये सिर्फ इससे क्या शो कर रहा था कि सिर्फ इंडिया की ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है, तो इन्होंने इस इंडियन वर्ड को बच्चों रिमूव कर दिया। और आज के टाइम जो प्रेजेंट जो बच्चों एक्ट का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, यहाँ पे आप बच्चों जो एक्ट है इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, यहाँ पे यहाँ वर्ड एक्सेप्ट नहीं आएगा, मैं जानबूझ के लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई जिससे आप गलती ना करो। तो बच्चों यहाँ पे इसको कट कर देंगे, तो वॉल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों एक्सेप्ट वाली जो लाइन है इसको कट कर दो। अब सिर्फ हम कहाँ तक पढ़ेंगे, ये एक्ट जो एप्लीकेबल होगा सिर्फ वॉल ऑफ इंडिया तक एप्लीकेबल आपका होगा।
तो बच्चों इस एक्ट में हम किस चीज की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया ना, इसमें रिगार्डिंग गुड्स की बात करेंगे। नोट अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। सर ये क्या मजाक चल रहा है, मूवेबल के लिए मना कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चों भी रुक जाओ, अभी मैंने गुड्स की डेफिनेशन नहीं बताई है। मैंने आपको इन जनरल बताया कि भाई ये गुड्स की बात करता है। गुड्स कौन से, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बट कुछ ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी जिसको गुड्स माना ही नहीं जाएगा। इसलिए देखो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, गुड्स को कवर किया जाएगा, उससे अलग कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको कवर नहीं किया जाएगा। पढ़ेंगे अभी कि इसमें क्या नोट अदर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। एंड इट कवर बोथ ए सेल एज वेल एज द एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। पढ़ पाएंगे यहाँ पे, तो ये हमने बता दिया यहाँ पे, तो ये हमारा कवर हो गया। साथ में देखो जो कुछ डेफिनेशन मैंने कवर कर दिया आपके सामने कि जिसमें बायर एंड सेलर की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों बायर किसको बोलेंगे, बायर मीन्स ए पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय द गुड्स। फॉर पॉइंट, सेलर किसको बोलेंगे बच्चों पे, मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। आपको आई वो वर्ड समझ आ रहे होंगे यहाँ पे कि बायस और एग्रीमेंट टू बाय, एग्रीज टू बाय, सेल और एग्रीज टू सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको पता चल चुका है यहाँ पे। एक में हम इमीडिएटली सेल कर रहे हैं, एक में हम फ्यूचर में सेल करने की बातें कर रहे हैं, और दोनों को बच्चों यहाँ पे कवर कर दिया गया है। उसको यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे एक को बायर कहा जाएगा, दूसरे को सेलर यहाँ पर कहा जाएगा। वही हमने फॉलो किया है, और कुछ हमने किया ही नहीं बच्चों यहाँ पे। बच्चों एजेंट, ये बच्चों वैसे तो आपको पता ही होगा, ये दोनों तरफ से बातें करते हैं, बायर की तरफ से सेलर की तरफ से भी। मतलब सेलर गुड्स ना बेच के सेलर का एजेंट सेल करता हो, बायर खुद बाय ना करके बायर का एजेंट बायर के व्याप पे गुड्स को लेने के लिए जा रहा हूँ। पढ़ा हो ना बच्चों पे एजेंट, तो उस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि एक एजेंट हैविंग द कस्टमरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात की जहाँ पे, कस्टमरी क्या होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक अथॉरिटी मिली हुई है, सेलर की तरफ से क्या बोलेंगे, अथॉरिटी किसी की, सेल की, और बायर की तरफ से कंसाइन की, फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। तो बच्चों सिंपल थिंग याद रखना कि एजेंट जो है ना वो सेलर की तरफ से भी आ सकता है और बायर की तरफ से भी आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसे मैंने कवर नहीं किया उस डायग्राम में, मतलब इसको बस जनरल वे से याद कर लेना जो यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। तीसरा बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी की बातें हो गई जी। यहाँ पे भूल गए हम भूल गए सर, बताओ फिर से। हम बच्चों प्रॉपर्टी, ओनरशिप, टाइटल, राइट, अरे हाँ याद आ गया सर, दो तरह की थी, जर्नल और स्पेशल। स्पेशल किसको बोलते थे, स्पेशल ओनली वन केस दैट द प्लेज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने को क्या बताया था कि जो प्लेज वाला केस होता है, जो स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स होता है, सेल ऑफ गुड्स को कवर नहीं करता, वो सिर्फ जर्नल प्रॉपर्टी इन द गुड्स को कवर करता है। और देखो यहाँ पे वही लिखा गया यहाँ पे, इट मींस द जर्नल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ठीक है, इन द ओनरशिप, नॉट मेयरली स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो स्पेशल प्रॉपर्टी था, मैंने इसमें सिर्फ आपको क्या कहा, इसमें सिर्फ एक ही केस आपका आएगा जो स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स में आता है, जिसका नाम होता है बच्चों दैट्स कॉल्ड द प्लेज। इसको यहाँ पे प्लेज कहा जाएगा, दैट्स कॉल्ड द प्लेज। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा इसमें कैसी चीज आपकी कवर की जा रही है। बच्चों एक डेफिनेशन और आ गई जी, इंसॉल्वेंट किसको कहेंगे, सबको पता है जी इंसॉल्वेंट किसको कहेंगे। अब आपके माइंड में सर ये कहाँ पे यूज होगा, अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि बायर गुड्स खरीद ले, पैसा देने टाइम पे कहते जी मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट की केस में इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा वो आपको आगे बताया जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों इंसॉल्वेंट, ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीज टू पे हिज डेब्ट, जो डेब्ट पे नहीं कर पा रहा है, इन द ऑर्डिनरी एंड कैन नॉट पे हिज डेब्ट एज दे बिकम ड्यू। तो बच्चों उसकी जब डेब्ट पे करने की कैपेसिटी खत्म हो गई तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड द इंसॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंसॉल्वेंट, कि भी वो अपना डेब्ट पे कर ही नहीं पा रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बच्चों देखो गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन इससे पहले जो हमने बेसिक किया है पहले उसको हम कवर करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कवर करवा दिया बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में याद है मैंने सिर्फ दो चीज आपको बताई थी वहां पे, एक तो नंबर 1 सेल आएगा एंड नंबर 2 एग्रीमेंट टू सेल आएगा, आपको याद आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे डेफिनेशन वही दी गई है आपकी, एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, या तो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर बच्चों मतलब वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बच्चों मैंने इसको यहाँ पे नाम क्या दिया, दिस इज कॉल्ड द सेल। दूसरा बच्चों वर्ड क्या लिया गया, एग्रीज टू ट्रांसफर, तो बच्चों मैंने इसको नाम यहाँ पे क्या दिया, जो एग्रीज था अभी सेल नहीं किया, दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट टू सेल। बच्चों एग्जाम में एजीआर लिख के मत आ जाना, एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एग्रीमेंट जो भी वर्ड है आपको पूरा वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर्स और द एग्रीज टू ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करे बच्चों पे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है सर, प्रॉपर्टी, किस चीज की प्रॉपर्टी, गुड्स की प्रॉपर्टी, देख रहे हो बच्चों पे, एक एक चीज जो आपकी क्वांटिटी सेल से रिगार्डिंग जुड़ी थी, मैं सारी चीज बता रहा हूँ, किसको ट्रांसफर की जा रही है सर, बायर को की जा रही है। अच्छा जी, किस चीज पे,
फॉर ए प्राइस। तो जो देख रहे हो मैंने क्या क्या वर्ड हाइलाइट कर दिए। सबसे पहले सेल, एग्रीमेंट टू सेल, प्रॉपर्टी, गुड्स, बायर, प्राइस। तो मतलब बच्चों यही तो इसके सेंसेस बन गए जो यहाँ पे आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो दैट्स मीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको कहेंगे कि जहां पे एक पर्सन या तो ट्रांसफर कर रहा है या एग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, बायर को ट्रांसफर कर रहा है फॉर ए प्राइस। वहां पे जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसको यहाँ पे कवर आपका किया गया। तो बच्चों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल। तो ये जो एसेंशियल्स आते हैं ना, इनसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। मान के चलना, जो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई ना, एसेंशियल्स में कुछ भी नहीं बचता, आप फिर एसेंशियल्स को इजीली वहां पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पता है, जो वन बाय वन बात करते हैं, क्या कम से कम दो पार्टी होंगी? यस सर, दो पार्टी कम से कम होंगी। एक पार्टी का नाम होगा बायर, एक पार्टी का नाम होगा सेलर। यस, तो दो पार्टी हमने यहाँ पे कवर कर ली। सब्जेक्ट मैटर बच्चों ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा? गुड्स होगा। गुड्स बेचने की बात होगी ना यहाँ पे, और गुड्स का मतलब आप जान चुके हो कि वहां पे एक मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वहां पे बात की जा रही थी। सर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब याद होगा, जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स होगा, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। यस, ये तो हम बात कर चुके हैं बच्चों। आप देखना यहाँ पे ये सारे पॉइंट कहां से आ रहे हैं? ये सारे पॉइंट बच्चों आपके डेफिनेशन से आ रहे हैं जो भी पढ़े थे हमने। ठीक है, प्राइस क्या होगा? तो बच्चों प्राइस के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। प्राइस में क्या क्या चीज आपकी थी वहां पे कि प्राइस में सर या तो 100% कैश हो सकता है और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड हो सकता है। तो दो ही ऑप्शन थी बच्चों यहाँ पे कि या तो भाई 100% कैश कर दो या फिर पार्टली इन कैश या पार्टली इन काइंड कर दो। और बच्चों एक पॉइंट और याद है, मैंने आपको बताया था कि इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बेसिक एलिमेंट थे बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपने पढ़ा हुआ है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 1872 में, उसके जो बेसिक एलिमेंट थे ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो बच्चों वो कंडीशन भी यहाँ पे हम सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, इट्स कंपल्सरी। दिस ऑल आर काइंड बच्चों आप इसको क्या बोलेंगे? दैट्स द एसेंशियल्स। और बच्चों एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गाइडिंग भी बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द फादर, फादर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कि वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का फादर है, क्योंकि वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले वहीं पर ही पला बड़ा है, उसके बाद वो एक अलग से बड़ा होने के बाद अलग हो गया, इंडिपेंडेंट चला गया जी। ठीक है, जिस इसके रिगार्डिंग बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है। आई हो बच्चों आपको इसके सेंसेस समझ में आ गए होंगे जो आपको दिया गया है। और ये बच्चों सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे करने हैं कि कम से कम दो पार्टी होंगी, सब्जेक्ट मैटर होगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगी, प्राइस होगा एंड इसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बच्चों पे आपको दिया गया है जो आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर यही सारी चीज आपको बता दी गई जो मैंने कोई डिस्कस की है। कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग जो पे बात की गई है। फोर्थ वन दैट द प्राइस, प्राइस की बात होगी बच्चों पे कि भाई पार्टली इन कैश में पार्टली इन काइंड भी हो सकता है, बट 100% इन द काइंड बच्चों बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो यहाँ पे बता रखा है वो फॉलो नहीं होगा बच्चों पे। एंड जो सेंसेस आपको दे रखे हैं ये कहां से लिया गया पॉइंट? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सारे के सारे सेंसेस फॉलो करेगा ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे और बच्चों इसके साथ साथ देखो मैंने एक पॉइंट और आपको डिफाइन कर दिया, अभी पढ़ा था ना, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देख रहे हो बच्चों यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी आ रही है? एक टॉपिक आपने पढ़ा नहीं, उसके साथ दूसरा पॉइंट अटैच हो गया, दूसरे साथ तीसरा पॉइंट अटैच हो गया। बस अगर आपको बच्चों एक कनेक्टिविटी समझ में आ गई ना, तो आप लॉ में बहुत स्पेशलिस्ट हो, आपको लॉ की सारी चीजें समझ में आने लग गई है। ठीक है, और बस वही आपको बच्चों लिंक समझते हुए चलना है कि जिसमें क्या क्या चीजें आपकी यूज की गई है, बस वही लिंक बच्चों आपको बताने लग रहा हूँ, वही चीज आपको कोशिश करो आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आता है सेल। मैं इसमें बच्चों एक वर्ड मैंने सिर्फ बोल्ड किया हुआ आपको दिख रहा होगा, इमीडिएटली, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मतलब द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड द सेल। लेकिन जो एग्रीमेंट सेल में देखो सर हमें एक वर्ड और दिख गया है, फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर में करने की बातें की जा रही है, और सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस।
तो बच्चों कंडीशंस क्या ही भी आएगा बाद में आपका कि भाई या तो कई बार फ्यूचर टाइम में कर दिया गया या फिर कुछ और बच्चों यहाँ पे कंडीशंस के बेस पे कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है बच्चों, दिस इज योर पॉइंट जो आपको दिया गया। और बच्चों एग्जाम में एक डिफरेंस जो बहुत बार पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन सेल और द एग्रीमेंट टू सेल। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल या सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो यही आपका बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, और आप कह सकते हो यहाँ पे ये तो पूरा बेस्ड है, पूरे बेस के आपको बता दिया गया, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बातें किस चीज की करने वाले हो, सेल और द एग्रीमेंट टू सेल की हम बातें करने वाले हैं। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। आगे मतलब इंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फाउंडेशन में ही जो यूनिट्स दे रखी हैं, यूनिट्स 2 3 4, वहां पे आप बच्चों पढ़ने वाले, तो वहां पे हम उसको बच्चों डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिंपल याद रखना है कि अच्छा एक डिफरेंस है, और बच्चों लास्ट में जब चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तो मैं आपको ये रीड करवाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी दी गई है सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मार्क करना है यहाँ पे कि इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देख रहे थे बच्चे यहाँ पे मैंने कहा था ना कि यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीजें आप कवर करोगे। तो चलो आप बच्चों अब वन बाय वन स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, जो जो हमारी रहती है। ये तो हमारा कवर हो गया बच्चों यहाँ पे। तो फर्स्ट वन हमारा कवर हो गया, इंट्रोडक्शन कवर हो गया बच्चों, डेफिनेशंस कवर हो गई सर हमारी। बस एक डेफिनेशन रहती है बच्चों यहाँ पे, कौन सी? गुड्स की। ठीक है, आओ बच्चों यहाँ पे तो गुड्स पढ़ते हैं आज की, गुड्स क्या होता है, गुड्स कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, आज की क्लास में मैं ज्यादा डिटेल में लेके नहीं चलूंगा, बस गुड्स और द टाइप ऑफ गुड्स और आपको बच्चों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों आओ तो इसमें देखते हैं जी गुड्स किसको कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। ये गुड्स वर्ड कुछ सुना सुना लग रहा है जी मुझे, कहीं पे सुना था क्या मैंने वर्ड ये? कहाँ सुना था ये वर्ड बच्चों, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ पे पढ़ा था। अरे ये भी तो पढ़ा जी, इसके बिना तो हम कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर सकते। सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्वांटिटी ऑफ सेल कर रहे हो तो बच्चों गुड्स तो होना ही होना चाहिए। अरे हाँ भाई, अभी तो मैंने पढ़ाया आपको। तो बच्चों ये इसीलिए डिफाइन किया गया यहाँ पे, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो बच्चों ये डिफाइन कहाँ पे किया गया? 2 clause 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बच्चों ये डिफाइन किया गया है। 2 clause 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बच्चों ये डिफाइन किया गया। और बच्चों तो जब गुड्स की डेफिनेशन दी जाती है ना, तो गुड्स की डेफिनेशन उन्होंने दो तीन चीजें यहाँ पे ली कि गुड्स में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। तो बच्चों उस चीज के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें तीन चीजों की मैं यहाँ पे बात करूंगा कि गुड्स मीन्स, गुड्स एक्सक्लूड एंड गुड्स इंक्लूड, कि गुड्स में और क्या क्या चीजें आपकी आ सकती हैं। दैट्स योर पॉइंट। तो बच्चों इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जो चीजें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मीन्स की बात करते हैं। तो मीन्स में तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी बच्चों मूवेबल प्रॉपर्टी है ना तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड द गुड्स। ठीक है, अभी बच्चों जो था ना अदर मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड किया गया, अभी बात करूंगा वो एक्सक्लूड में। बच्चों सबसे पहले तो वर्ड क्या ले लिया गया, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको बच्चों यहाँ पे गुड्स कहा गया, क्योंकि उसको गुड्स कहा जाएगा। लेकिन बच्चों साथ में इसकी एक्सेप्शन भी दे दी गई, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या लूंगा बच्चों यहाँ पे, दैट्स मीन कि कुछ ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, कुछ वर्ड बच्चों में वर्ड में फोकस करना। पहले तो मैंने बोल दिया कि इन जनरल मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स मान लिया जाएगा, लेकिन साथ वर्ड क्या ले रहा हूं, कुछ ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी जिसको मैं गुड्स मानकर नहीं चलूंगा, वो मेरे लिए गुड्स बिल्कुल नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो हम बात करने वाले हैं। तो एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ, सम काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब है तो बच्चों मूवेबल, सेल नॉट ट्रीट एज गुड्स, उसको आप गुड्स मानकर नहीं चलोगे, उस चीज के रिगार्डिंग जो आपको हमें बताया गया, उसको गुड्स नहीं माना जाएगा। ठीक है जी यहाँ पे। और बच्चों कौन कौन से पॉइंट लिए गए, नंबर 1 लिया गया जी मनी। ये क्या बात है सर, मनी, मनी को गुड्स ही मानेंगे? अरे बच्चों बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा क्या, मनी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? तो बच्चों मनी का मतलब होता है कि जिसको आप आज के टाइम में यूज करते हो, ऑर्डिनरी कोर्स में यूज करते हो, कैश पैस। ठीक है, जो कैश लिया गया यहाँ पे पैसा,
है ना, हमने पैसा पैसा। तो बच्चों यहाँ पर मनी मनी की बातें की जा रही है। अब बच्चों ध्यान सुना, यहाँ पे मनी को एक्सक्लूड क्यों किया गया। अब मुझे बताओ बच्चों, गुड्स के बदले में कुछ तो दे रहे थे ना, क्या दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। अब मैं अगर मनी को भी गुड्स मान लूंगा तो इसका मतलब तो क्या हुआ, आपने गुड्स लिया, गुड्स के बदले गुड्स दे दिया, फिर तो बार्टर सिस्टम बन गया जी वो। समझ में आया कि मनी मनी को अगर मैंने गुड्स मान लिया, फिर तो आप गुड्स के बदले गुड्स वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसलिए बच्चों साफ साफ कह दिया गया कि मनी को गुड्स नहीं कहेंगे। अगर गुड्स मान लिया हो तो बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल कर दोगे, और बार्टर में तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता ही नहीं है। तो बच्चों दैट्स मीन कि मनी को यहाँ पर क्या नहीं माना जाएगा, गुड्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बच्चों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिया गया, दिस इज कॉल्ड द एक्शनेबल क्लेम्स। ये बच्चों एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है। बच्चों एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कोई भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट जिससे आप ये क्लेम कर रहे हो कि जी मैंने दूसरी पार्टी से पैसा लेना है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप क्लेम कर रहे हो, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज, सुना होगा बच्चों, अपने अकाउंट में भी आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। तो बच्चों ये कौन से डॉक्यूमेंट है, ये एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि इसके बेस पे कहते हो ना कि हाँ भी मुझे पैसा लेना है, मुझे दूसरी क्या बता रहा है, पैसा लेना है, मनी लेनी है ना। तो दैट मीन ये भी तो मनी की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए बच्चों इसको भी यहाँ पे गुड्स नहीं माना जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो दैट्स मीन बच्चों यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली, ध्यान सुना बच्चों यहाँ पे ओनली एंड ओनली, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे कवर की गई, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम यहाँ पर गुड्स नहीं मानेंगे। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ फिर से, नॉट ट्रीट एज गुड्स, नॉट ट्रीट एज द गुड्स, इसको बच्चों गुड्स यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपको बच्चों ये चीज याद रखनी है जो यहाँ पे आपको बताया गया कि मीन्स में और एक्सक्लूड में क्या क्या चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। अब बच्चों यहाँ पर तो अब तो इंक्लूड की बातें करते हैं, सर इंक्लूड में तो आ जाओ जी, सब कुछ आ गया। मूवेबल में बच्चों एग्जाम्पल तो पढ़ने पड़ेंगे ना, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अरे सर ये भी क्या बात कर रहे हो, मूवेबल एक जगह से लो जी दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, इमूवेबल एक जगह फिक्स है जी, बस रोक दिया वहां पे, दिस कॉल्ड द इमूवेबल, है ना। तो बच्चों इंक्लूड में बट थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जिससे आपको और भी बच्चों समझ में आएगा। तो बच्चों इंक्लूड में यहाँ पे लेते हैं, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर आप बच्चों कोई शेयर्स खरीद रहे हो, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना बच्चों पे, और बच्चों कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि बच्चों एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चों बट याद रखना, इसको गुड्स कब मानेंगे, जब अलॉटमेंट हो जाएगी। आफ्टर अलॉटमेंट बच्चों गुड्स कहेंगे उसको, क्योंकि तभी तो गुड्स ट्रांसफर किया जा रहे हैं ना। क्योंकि पहले तो आपको पता ही नहीं है, एप्लीकेशन में नहीं दी, पता ही नहीं है कि आपको शेयर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन, पढ़ा है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपको वहां पे बच्चों पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब शेयर्स नहीं मिलेंगे। कब आप कंफर्म कह सकते हो कि मुझे मिलेंगे मिलेंगे, जब अलॉटमेंट हो जाएगी, उसमें आपका नाम आ गया, आपको शेयर्स फिर बच्चों मिलेंगे मिलेंगे, तो हम कहेंगे जी गुड्स आपको मिल रहा है। दूसरा आता है बच्चों यहाँ पे, मान लो जी क्रॉप्स, फसल, ग्रास, और कोई और बच्चों और कोई चीज, एनीथिंग जो लैंड के साथ अटैच है। और ये तो इमूवेबल हो गई जी यहाँ पे, जो लैंड के साथ अटैच है बच्चों यहाँ पे, इसको तो आप अलग कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, अलग किसने नहीं कर सकते। तो बच्चों अभी तो लैंड के साथ अटैच है। अगर आपने बच्चों खाली इतना लिख दिया ना कि सर क्रॉप्स को भी हम मूवेबल मान लेंगे, ग्रास को भी मान लेंगे, तो बच्चों फिर गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको बच्चों यहाँ पे इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा कि भाई साहब आप इसको जब चीजें अलग कर दोगे, मतलब इसको जब जमीन से अलग कर दिया आपने, कट कर दिया, अब किस में ट्रांसफर हो गया बच्चों, अब वो मूवेबल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब साथ में क्या लिखेंगे बच्चों, उसको सर्व कर दिया गया, अलग कर दिया गया बिफोर सेल। अब बच्चों वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर्ड हो चुका है। अब वो जैसे ही आपने उसको अलग किया, कट किया, नाउ इट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसको भी बच्चों यहाँ पे गुड्स माना गया है। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, बच्चों यहाँ पे देखो मनी को तो मना कर दिया गया, लेकिन अगर मेरे पास कोई ओल्ड कॉइन्स रखे हुए थे जो आज के टाइम में ऑर्डर यूज नहीं होते, या फिर कोई ओल्ड करेंसी रखी हुई थी, मान लो जी ओल्ड वाले 500 को नोट ले लेते जो आज के टाइम बंद हो चुके हैं, जो मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। बच्चों आज के टाइम में वो 500 के नोट से आप कोई ट्रेडिंग कोई कर सकते हो, कोई आप सामान कोई खरीद सकते हो जी नहीं। तो बच्चों आज के टाइम फिर इसको मैं मनी मान के नहीं चलूंगा, अब वो किस में चला जाएगा, ओल्ड करेंसी में चला जाएगा। ओल्ड करेंसी में और मनी में बच्चों डिफरेंस क्या होता है, मनी का मतलब क्या होता है, जो आज के टाइम में प्रैक्टिकली आप वो पैसे देके कोई भी गुड्स खरीद सकते हो,
ओल्ड करेंसी कौन सी होती है बच्चों पे, जिसको आप दे के कोई सामान नहीं खरीद सकते, उसको ओल्ड करेंसी में कहेंगे। तो बच्चों वो तो एक कह सकते हैं ना, वो तो एक मनी नहीं है, तो बच्चों उसको यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, गुड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट्स कॉल्ड। तो बच्चों ओल्ड जो करेंसी है उसको भी हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, गुड्स मान के हम चलेंगे। इसके अलावा बच्चों और किसको मान के चलेंगे, जो कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, तो उसको बच्चों यहाँ पे गुड्स माना गया है, तो उसको भी यहाँ पे कवर आपका किया जाएगा। मतलब इनको बच्चों जो कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है ना, हम इनको भी गुड्स की तरह बेच सकते हैं। ठीक है, इनको भी गुड्स की तरह वहां पे सेल किया जा सकता है बच्चों पे। पॉइंट नंबर 5 बच्चों पे लाइक एज गुडविल। आप मानते हो बच्चों गुडविल भी एक असेट्स है, गुडविल भी ट्रांसफर की जा सकती है, यस। तो बच्चों ऐसे सारे पॉइंट आपके कवर किए गए हैं जिसको यहाँ पर गुड्स आपका माना जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी गुड्स में कवर की गई हैं, वो सब आपको बच्चों यहाँ पे बता दिया गया। तो दिस इज योर डेफिनेशन बच्चों, जो गुड्स की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, कि गुड्स में क्या क्या चीजें यहाँ पे आपकी आती हैं वो सब आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, बार बार कहता हूं ये जो मैं कॉपी आपको बनवाता हूं ना, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में ये कॉपी ही आपकी काम आएगी, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों ये कॉपी आपको बहुत अच्छे से नोटिंग करनी है जो आपको बताया गया है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको गुड्स का मीनिंग आपको बता दिया है कि गुड्स में आपकी क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर की गई है, तो आपको बच्चों ये जल्दी से नोट करना है, फास्ट फास्ट। ठीक है, वीडियो रोक के बच्चों नोट कर लो इसको। हाँ जी, आओ बच्चों तो नोट्स में पढ़ते हैं जी, नोट्स में क्या आपको बच्चों गुड्स का मीनिंग दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों गुड्स का पहले तो मैंने आपको बता दिया, डिफाइन कहाँ किया गया है, आपका सेक्शन 2 क्लॉज 7। और बच्चों जब एग्जाम में ना कभी भी अगर आप सेक्शन लिखते हो ना, तो याद रखना इसके साथ आपको एक्ट का नाम तो लिखना ही लिखना होता है, ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइन किया गया है। और बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, गुड्स मींस द एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सारी बच्चों क्या कवर किया गया, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर किया गया। सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड। ऑब्वियसली तो हमें पता ही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, बट इसके अलावा बच्चों कुछ चीजें और बताई गई यहाँ पर, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। तो बच्चों पहले एक्सक्लूड की पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजों को गुड्स नहीं माना गया। तो बच्चों लॉ में तो दो ही चीज लिखी गई ना, एक्शनेबल क्लेम्स एंड द मनी, एक्शनेबल क्लेम्स एंड द मनी। एंड जो सेकंड लिया गया पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बच्चों पे गुड्स नहीं माना जाएगा। ऑब्वियस है, जब मैंने कहा सारी मूवेबल आएंगी, ठीक है, और मूवेबल में सिर्फ दो को एक्सक्लूड किया गया, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों पे कि एक्शनेबल क्लेम और मनी को नहीं माना जाएगा। किस चीज को इंक्लूड किया गया, स्टॉक एंड शेयर्स को इंक्लूड किया गया, ग्रोइंग क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया। अब बच्चों ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से ग्रास क्रॉप्स थिंग्स जो भी अटैच है बच्चों, पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर द लैंड। बच्चों ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे इसी को कोमा लगा के आप लिखोगे। ठीक है, कि ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड द थिंग्स अटैच टू द फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड, उसको अलग कर रहे हो कब बच्चों, आप सेल करने से पहले, बिफोर सेल। ठीक है, और बच्चों क्या, रेयर ओल्ड एंटीक कॉइन्स अगर आपके पास है, मतलब पुराने जमाने की कार्ड कोई कॉइन्स है आपके पास, करेंसी है, तो बच्चों उसको भी आज के टाइम में सेल कर सकते हो। आप देखते हो ना वहाँ पे जितनी पुरानी करेंसी होती है उसकी उतनी वैल्यू आपको मिलती है, वैल्यू मिलती है। मतलब उसको कैसे आप सेल कर रहे हो, उसको एज ए गुड्स बना के आप उसको बच्चों वहाँ पे सेल करते हो, दैट्स कॉल्ड द रेयर, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, रेयर एंटीक एंड द ओल्ड कॉइन्स। एम जो गुड्स और क्या बेच सकते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, लाइसेंस, वाटर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये बच्चों किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड द गुड्स, कि उसको गुड्स यहाँ पे कहा गया कि गुड्स में क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे कवर की जाएंगी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे बताई गई हैं, क्या क्या चीजें अंदर कवर की गई हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, तो बच्चों मैं चाहता हूँ पहले यहीं तक आप इसको कवर करो, क्योंकि वैसे तो मैं आगे सोच रहा था टाइप्स ऑफ गुड्स भी आपको कराऊंगा, लेकिन पहले बच्चों आप यहाँ पे इसको इतना कवर करो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों बस कुछ नहीं बचा आपका यूनिट नंबर 1 में, और नेक्स्ट क्लास में आपकी यूनिट नंबर 1 बच्चों पे कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स रिवाइज बच्चों यहाँ पे आज की क्लास में क्या क्या चीजें की है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको क्वांटिटी ऑफ सेल यहाँ पे आपको बताया, कुछ डेफिनेशन यहाँ पे ली है, बायर होता है, सेलर होता है जी, इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, एजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ सेल के बच्चों कुछ इसेंशियल्स हमने किए, दो पार्टी होनी चाहिए जी, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ठीक है,
इसेंस ऑफ द वैलिड क्वांटिटी फॉलो करने हैं हमें, तो वो सारी चीज़ आपकी कवर यहाँ पे की गई। एंड लास्ट पॉइंट हमने क्या किया कि गुड्स हम किसको कहेंगे, तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मोरल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स, तो पॉइंट थे आपके एक्सक्लूड, मेन आपको याद रखना चाहिए पे कि दो तरह की मोरल प्रॉपर्टी है जिसको कवर नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी बच्चों, नंबर 1 एक्शनेबल क्लेम्स, नंबर 2 मनी, ठीक है, इसको गुड्स यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि गुड्स और कितने टाइप्स के होते हैं। और बच्चों वही जो टाइप्स होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एग्जाम में वही चीज आपकी आगे कह सकते हो यूनिट वाइज यूज होगी, तो वही चीज आपकी एग्जाम में भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स भी करेंगे, कुछ डिफरेंसेस भी करेंगे और प्राइस के रिगार्डिंग में बातें करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है बच्चों, यहाँ पे बहुत मजा आएगा। बस मेरे साथ ये टॉपिक बच्चों साथ साथ करते हुए चलना, जिस सीक्वेंस में आपको करवा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में उसको करते हुए चलना, तो बच्चों आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।